अरे राधा, अरे मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? जी मुखिया जी, बस पजामा हो गया है, कुर्ते में करने जा रही हूँ। ठीक है बिटिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम कुर्ते में भी प्रेस कर देना। अच्छा, और सुनो, अच्छे से करना, ठीक है? कोई सिलवट ना रह जाए। विधायक जी से मिलने जाना है भाई। जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर राधा मुखिया जी के कुर्ते पर प्रेस करने लगी, लेकिन वो पूरे कुर्ते पर प्रेस कर पाती उससे पहले ही लाइट चली गई। राधा कुर्ते के एक ही बाजू पर प्रेस कर पाई थी। वो अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि गांव में एक बार लाइट गई तो फिर कई घंटों की छुट्टी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही मुखिया नहाकर आएंगे तो उसे उनकी डांट खानी पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद, लाओ बिटिया, मेरे कपड़े दे दो। वो मुखिया जी। क्या हुआ राधा? मुखिया जी, पजामा तो हो गया, पर कुर्ते की एक बाह पर ही प्रेस हो पाई। वो प्रेस करते हुए लाइट चली गई बीच में ही। धत तेरे की राधा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम 5 मिनट पहले आ जाती तो मेरा कुर्ता भी प्रेस हो जाता और पैजामा भी। अरे पहले कुर्ता ही कर लेती बेटी, पैजामा तो फिर भी नीचे चल जाता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। आज विधायक जी के सामने इस समस्या को भी रखूंगा। जब देखो गांव में बिजली रहती ही नहीं है। अरे सुनती हो? अरे जरा देखना, कोई कुर्ता कम सिलवट का पड़ा है क्या? लाचारी में मुखिया जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। मुखिया जी स्वभाव के बड़े अच्छे आदमी थे। वो गांव में सबसे पैसे वाले आदमी थे। राधा के पिता राम दुलारी मुखिया जी के खेतों में काम करते थे और राधा उनके घर के छोटे मोटे काम कर देती थी। उस दिन राधा सीधे घर गई और फिर स्कूल चली गई। स्कूल में वो सारा दिन यही बात सोचती रही कि कितना अच्छा होता अगर बिना बिजली के भी कपड़ों में प्रेस हो जाती। शाम को वो मुखिया जी के घर पर बर्तन धोने के लिए गई। वो बर्तन धो ही रही थी कि तभी फिर से बिजली चली गई। अरे यार, ये लाइट फिर चली गई है। मुखिया जी, आपने विधायक जी से बात की थी क्या? हाँ राधा, की तो थी, मगर विधायक जी की बातों से लगा नहीं कि फिलहाल कुछ हो पाएगा। तुम एक काम करो, वो लालटेन जला लो, एक रसोई में रख लो और एक हमारे पास यहाँ रख दो। हैं, पूरे घर में अंधेरा हो रहा है भाई। राधा ने 2 लालटेन जलाई, एक बर्तनों के पास रख ली और दूसरी मुखिया जी को दे दी। उधर मुखिया जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अरे शर्मा जी, अरे नमस्कार। अरे ये क्या रेगुलर कट है या कोई फॉल्ट आया है क्या? 3 घंटे बाद आएगी? अच्छा ठीक है ठीक है। राधा समझ गई थी कि मुखिया जी ने कहाँ फोन लगाया था और गांव में बिजली 3 घंटे से पहले नहीं आने वाली थी। ऐसे में राधा बर्तन धोते हुए सोचने लगी कि वो इस समस्या के लिए क्या कर सकती है। अगले दिन स्कूल में, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराने जा रही है, जिसमें आप सब भाग ले सकते हो। आपको करना ये है कि कुछ नया आइडिया सोचो और उसका मॉडल बनाओ। जिसका आइडिया सबसे अच्छा और बढ़िया लगेगा उसे राजधानी में शिक्षा मंत्री खुद सम्मानित करेंगे और हो सकता है कि उसे आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाए। सब मेरी बात समझ गए ना? राधा समेत पूरी क्लास ने हाँ में सिर हिला दिया। ये बड़ा मौका था जो राधा अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। वो उसी पल के बाद से सोचने लगी कि वो क्या बन सकती है। पूरे दिन में उसके मन में कई विचार आए, लेकिन उसे कुछ ऐसा सोचना था जो काम का भी हो और उसे बनाने में ज्यादा पैसे भी ना लगे, क्योंकि उसके पास बड़ा मॉडल बनाने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद राधा सीधा मुखिया जी के घर गई। अरे राधा, अरे आ गई बेटा। अरे मुझे कहीं निकलना है तो एक काम कर दो, मेरे कुर्ते पैजामे में प्रेस कर दो। और सुनो, आज पहले कुर्ते में प्रेस करना, पैजामे में बाद में, ठीक है? मुखिया जी हंसते हुए ये बात कहकर वहाँ से चले गए। उधर मुखिया जी की बात सुनकर राधा भी मुस्कुरा दी। राधा ने फौरन प्रेस लगाई और उसके गर्म होने का इंतजार करने लगी। उसने कुर्ते में प्रेस करने के लिए उसे सीधा किया। उस वक्त भी उसके दिमाग में टीचर की बात घूम रही थी और वो सोच रही थी कि वो क्या बना सकती है। जैसे ही राधा ने कुर्ते के कॉलर में प्रेस करनी शुरू की, वैसे ही एक बार फिर लाइट चली गई, लेकिन इस बार बिजली की ही रफ्तार से राधा के दिमाग की बत्ती जल गई। राधा समझ गई थी कि उसे क्या बनाना चाहिए और फिर क्या हुआ राधा बिटिया? फिर से बत्ती चली गई मुखिया जी। ए भगवान, अरे अब मैं क्या करूं? मुझे एक जरूरी बैठक में जाना था। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल ना राधा, बोल, क्या बात है बेटा? राधा ने एक सांस में स्कूल में मॉडल वाली बात मुखिया जी को बता दी और फिर वो बोली, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो मेरा जीवन संवर सकता है, और जब तक मैं यहाँ हूँ, चाहे बिजली हो या ना हो, आपके कपड़े प्रेस मिलेंगे। अरे
अरे वो तो ठीक है बेटा, पर ये बताओ कि तुम बनाना क्या चाहती हो? मैं सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रेस बनाऊंगी मुखिया जी। अरे वाह, ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक काम करो, ये लो 5,000 रुपए हैं। तुम काम शुरू करो और अगर कुछ कम पड़े तो बता देना। और हाँ, जल्दी ही बना कर दिखाओ हमें ये चमत्कारी चीज। अगली बैठक में मैं बिना प्रेस के कुर्ता पहनकर नहीं जाना चाहता भाई। मुखिया ने हंसकर राधा के सिर पर हाथ रखा और उसे पैसे देकर चले गए। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागी भागी अपने घर गई और एक कॉपी में अपने सोलर प्रेस का डिजाइन बनाने लगी। डिजाइन बनाने के बाद वो सीधा बढ़ई के पास गई और उससे लकड़ी का एक बक्सा बनवाया। उसके बाद वो एक कांच और काला पेंट ले आई। फिर अगले दिन, हाँ राधा, कैसा चल रहा है काम? सारा सामान आ गया है मुखिया जी, जल्दी ही काम पूरा कर लूंगी। शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। राधा ने मुखिया जी के यहाँ सारा काम निपटाया और अपने घर चली आई। उसने उस लकड़ी के बक्से में काला पेंट किया और उसके ठीक बीचों बीच कांच की शीट रखकर ढक्कन पर शीशा लगा दिया। सूरज की किरणें जब शीशे से टकराकर बक्से में लगी कांच की शीट पर पड़ी तो थोड़ी ही देर में वो गर्म हो गई। शुरुआत में सीधा कोई कपड़ा न रखकर राधा ने एक पुराना कपड़ा लिया। उसमें कई सिलवटें थीं। राधा ने उस कपड़े को प्रेस के बक्से में बंद कर दिया और थोड़ी ही देर बाद जब उसे खोला तो उसमें से सारी सिलवटें गायब थीं। उसका आविष्कार कामयाब हो चुका था। वो सीधे उस बक्से को लेकर मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, ये देखिए, ये तैयार हो गया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सुनो, आज तो तुम्हें ये स्कूल में जमा करना होगा ना? जी मुखिया जी। वैसे तो अभी बिजली आ रही है, लेकिन एक काम करो, आज मेरे कुर्ते पैजामे में इसी से प्रेस करके दिखाओ तो। राधा मुखिया जी के साथ उस बक्से को धूप में ले गई और वहां उनके कुर्ते को अच्छी तरह से फैलाकर उसने बक्से का ढक्कन बंद कर दिया। और जैसे ही उसने बक्सा खोला तो कुर्ता प्रेस होकर बिल्कुल तैयार था। मुखिया जी बड़े खुश हुए। उन्हें राधा पर बड़ा गर्व हो रहा था। फिर स्कूल की प्रदर्शनी में, हाँ गुड़िया, ये बताओ, ये क्या बनाया है आपने? जरा इसके बारे में बताओ। सर, ये सोलर प्रेस है। अच्छा, अरे वाह, ये काम करती है? कलेक्टर साहब, जो मैंने कुर्ता पायजामा पहना है ना, आज इसी बक्से में प्रेस हुआ है। हाँ। मुखिया जी की बात सुनकर कलेक्टर हैरान थे। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से उस मॉडल को राजधानी भेजने को कहा और राधा की पीठ थपथपाकर वहां से चले गए। मुखिया जी की आंखों में राधा के लिए खुशी थी और राधा की आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के लिए सपने। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी बढ़िया सब्जी। ओ भैया, सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बोलिए माताजी, क्या दे दूं? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, सब बढ़िया बढ़िया लाया हूँ सब्जी। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक मतलब 1 किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे, इतने सारे थोड़ी, एक करेला। मुझे बस एक ही करेला चाहिए, 1 किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माताजी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तौल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ माताजी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है। आज इसकी सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। कैसी कंजूस है ये माताजी। एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीदनी हूँ। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं। हाँ, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है संतोष। संतोष अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। संतोष के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब संतोष से दूर रहते हैं। संतोष कंजूस होने के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता, एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी। बस
जहां देखो वहां कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी पूरी होगी, सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है। अब कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है, चीनी लौटनी थी। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। शालू चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8, 9 और ये हुए 10। ये लो बहू, पूरे 10 चम्मच चीनी है। ये चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे से सीखो। संतोष और शालू अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली के बिल वाला आ जाता है। माताजी बिजली का बिल ले लो। हैं, इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। संतोष बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल? ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो। आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ संतोष, इतनी गुस्से में क्यों हो? ये लो बहू, दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूं। ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है। जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो, बिजली का बिल 8,000 रुपए का आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया। दिन रात एसी चलाते हैं वो लोग, हम लोग तो फिर भी कितनी बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम में बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? हैं, बचत करती हूँ। संतोष, गर्मियों में तो कम से कम कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का मौसम लग गया है। ये 3-4 महीने ही होते हैं जो गर्मी ज्यादा होती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोल दो, गर्मी हो रही है। अरे बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, मौसम अच्छा है। जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली के पंखे चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन संतोष टीवी में एक नाटक देख रही थी जिसमें उसने देखा एक औरत ने मीटर की सेटिंग करवाई थी, जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया। और वहीं से संतोष का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। माताजी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माताजी, बड़े कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे माताजी आप तो गुस्सा हो गए। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो, बस हो गया आपका काम। ये लो, कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। संतोष खुश हो जाती है कि जितना मर्जी पंखे, कूलर, एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है। अगर किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी और विनोद को ये बात बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। संतोष उस दिन के बाद घर में पंखे, कूलर, एसी, लाइट सब कुछ चला कर रखती थी। ये देखकर सब हैरान थे। शालू तो सच्चाई जानती थी, पर संतोष ने उसे साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोसन शांति संतोष की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया मीटर में सेटिंग करवा कर।
बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, तो ये संतोष बिजली की चोरी कर रही है। उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में संतोष के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। शांति संतोष से जलती थी। दोनों की शादी एक साथ हुई, एक साथ बच्चे बड़े हुए, पर संतोष की बहू दहेज अच्छा लाई थी और शांति की बहू दहेज नहीं लाई थी। एक दिन संतोष ने यही ताना शांति को मार दिया था, जिस कारण शांति संतोष से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना जब मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को संतोष के बारे में खबर कर दी। बिजली विभाग वालों ने संतोष के घर छापा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। संतोष को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। संतोष, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शांति ने सारा काम खराब किया है। उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात अलग है कि शांति आंटी ने गलती की है, पर गलत तो आप भी हो ना। आपने तो बेईमानी की है। इतना बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी। माँ ने तो हमारे लिए सोचा। ये अलग बात है, माँ जी भले ही कंजूस है पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं समझ आता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, पर आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बहुत बड़ी बात है। माँ जी आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी अभी भी और सब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। संतोष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से संतोष ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, पर कम जरूर कर दिया।